पूजा खेड़कर ट्रेनी आईएएस ऑफिसर। यूपीएससी ने इन पे एफआईआर भी कर दिया है। वो जनता को केवल बुद्धू बनाने के लिए हुआ है। इनकी प्रक्रियाओं में प्रॉब्लम तो है और इसके लिए एक बड़े रिवॉल्यूशन की भी जरूरत पड़ सकती है इन फ्यूचर। मीडिया ट्रायल में मुझे दोषी साबित किया जा रहा है, यह गलत है। दोषी साबित होने तक मैं निर्दोष हूं। हमारा संविधान इसी बात पर आधारित है। यह सबका अधिकार होता है। आप कह सकते हैं कि मुझ पर आरोप लगे हैं, लेकिन दोषी साबित करना गलत है। पूजा खेड़कर ट्रेनी आईएएस ऑफिसर। दोस्तों, इस कोटेशन में पूजा खेड़कर ने संविधान की दुहाई दे रही है, लेकिन इन्होंने ही संविधान के कई प्रावधानों और एक संवैधानिक संस्था को मात देने की कोशिश किया है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पूजा खेड़कर से जुड़े केस को विस्तार से समझेंगे और संपूर्ण मीडिया चैनल ने एक महत्वपूर्ण पक्ष को छोड़ दिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी समझेंगे। आज यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने 19 जुलाई 2024 को प्रेस रिलीज किया है। उसमें ट्रेनी आईएएस का नाम बताया गया है पूजा मनोरमा दिलीप खेड़कर। यह नाम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ओरिजिनल नाम है। इन्होंने डेट ऑफ बर्थ, नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जितना संभव हो सकता है, यहां तक कि ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, हर कुछ बदलने की कोशिश किया है और एज बदल करके यूपीएससी में कई अटेम्प्ट देने की प्रयास किया है। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट लगाया, कभी एमडी लगाया, माने मल्टीपल डिसेबिलिटी लगाया, इस तरह से करके ओबीसी में नहीं है तो ओबीसी सर्टिफिकेट भी लगा दिया। बहुत सारे चीजों को तोड़ ममोड़ कर पेश किया गया है और उन्होंने एग्जाम दिया था जिसमें फाइनल सिलेक्शन उनको मिला था और वो एग्जाम है 2022 यूपीएससी सीएसई 2022। देखिए, यूपीएससी एक संस्था है, संवैधानिक संस्था है जो कई एग्जाम लेती है, जिसमें आईएएस आईपीएस जो बनते हैं उसको सीएसई एग्जाम बोलते हैं, सिविल सर्विस एग्जाम। इसका कंडक्ट यूपीएससी कराती है, जिसमें 2022 में इनका सिलेक्शन हुआ था और इनका ऑल इंडिया जो रैंक बना था 821। अब देखें यहां 821 है, उसके बाद भी इनको आईएएस मिला है, केवल कारण ओबीसी और एमडी इन्होंने लगाया था। ओबीसी जो सर्टिफिकेट होता है उसको और मल्टीपल डिसेबिलिटी को लगाया था। पीडब्ल्यूडी भी बोलते हैं, इसमें अलग अलग प्रकार की होती है। डॉक्टर बोलते हैं कि अगर 40% से ज्यादा आप डिसेबल हैं तो आपको छूट मिलता है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इनको केवल 7% ही डिसेबिलिटी है, फिर भी इनको इतना फायदा मिला है। ये ओरिजिनल डिसेबिलिटी है ना, और इन्होंने तो बढ़ा के लिख ही दिया है। यदि बात करें ओबीसी की तो वर्तमान समय में इनका मानना है कि 8 लाख, यदि आपके फैमिली इनकम 8 लाख या उससे कम है तो आपको मलाईदार परत में माना जाता है। यहां पर ये दो प्रकार से हो जाते हैं कि यदि आप, एक तो है कि 8 लाख से अगर आपका प्लस इनकम है और एक है 8 लाख या उससे कम। तो 8 लाख या उससे कम अगर आपका फैमिली इनकम है तब आपको ओबीसी का फायदा मिलता है ना। तो इन्होंने इसी को लगाया था, लेकिन हकीकत क्या है, इनका केवल इनका बात करें पूजा खेड़कर की तो 17 से 21 करोड़ इनकी खुद की संपत्ति बताई जा रही है और फैमिली इनकम तो 40+ करोड़ में है। बहुत सारा इनके पास इनकम है। अब देखो, ये सारी कहानी तो आप जानते हैं। हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की चर्चा करते हैं। इनकी पहली नियुक्ति महाराष्ट्र के पुणे में असिस्टेंट कलेक्टर के पद पे होता है। शुरू में जब आप ट्रेनिंग के दौरान होते हैं तो 2 साल तक ले किसी अनुभवी अधिकारी के साथ में आपको रखा जाता है और असिस्टेंट कलेक्टर के तौर पे इनको रखा गया था। ये सारी चीजें हो गई। अब इंपॉर्टेंट बात पे आप ध्यान दीजिए कि ये केस पकड़ा कब गया है, पकड़ाने का कारण क्या है। ये पकड़ी गई हैं, इन्होंने थोड़ा दिखावटीपन ज्यादा किया है, सायरन, और उनको अगर कार नहीं मिला, शुरू में ट्रेनिंग में आपको बहुत कुछ फैसिलिटी नहीं मिलता है, तो इन्होंने, चूंकि इनके पास पैसा था तो इन्होंने थोड़ा गर्मी टाइप, है ना, तो उसके बाद नहीं व्यवस्था अगर सरकार कराई, ये जो पुणे के, जहां पुणे में इनका पोस्टिंग हुआ था, तो इन्होंने खुद का ऑडी और ये सब चीजें इन्होंने चलाने लगा। तो आप हमें बताइए, आपसे प्रश्न है और पूरे यूपीएससी और पूरे समाज से प्रश्न है कि अगर ये ऐसा नहीं करती तो शायद ये पकड़ी नहीं जाती, क्योंकि इनका तबादला भी हुआ कई जगह, फिर होता है ना कि ये कौन है देखते हैं, तो ये छानबीन हुआ और ये पकड़ी गई। लेकिन आप सोच के देखिए कि ये केस डिटेक्टेड है, पकड़ा गया है केस, है ना। 2 प्रकार के होता है ना, एक महिला उत्पीड़न से बात करते हैं, हमारे देश में कई महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है, लेकिन पुलिस केस होती है कितनी, अधिकांश तो पुलिस केस ही नहीं होता।
तो आप ये समझे कि ये तो पकड़ा गया है, इतनी बड़ी संस्था पे इतना साख है उसकी, लेकिन फिर भी एक प्रश्न तो आज लग गया है, मतलब ये दाग तो लग गया है कि हम कैसे माने कि सब कुछ साफ साफ है और पारदर्शिता है। देखो ये बात सही है कि डेमोक्रेसी के साथ ही जन्म हो जाता है भ्रष्टाचार का, उसका वो साथ में है ना चोली दामन का संबंध होता है, लेकिन इसको कम करने की कोशिश किया जाता है, उसी को गुड गवर्नेंस, और उससे आगे बढ़ के हम स्मार्ट गवर्नमेंट की बात करते हैं। तो ये पारदर्शिता जो स्मार्ट में जो पारदर्शिता है वो आना चाहिए, और हमारे देश में नहीं आ पा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही है कि यह केस डिटेक्ट हो चुका है, डिटेक्टेड है। बहुत सारे ऐसे केस हो सकते हैं कि पता ही नहीं चला हो, तो इतनी बड़ी संस्था पर यह तो प्रश्न उठता है। और हमारे देश में आपको पता ही है, एनटीए से लेकर के तमाम संस्थाओं पर कई प्रश्न उठ रहे हैं, और हमारे देश की ये संस्थाओं का एक फेलियर है। डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हमारे और आपके अधिकार के साथ खेला जा रहा है। एक विद्यार्थी विश्वविद्यालय में जब पढ़ता है तो उसको कई साल लगते हैं, साथ ही साथ वो लाइब्रेरी का चक्कर कब तक लगाता है, और एक बड़े से एज होने के बाद 30-32 साल के बाद भी कई लोगों का सिलेक्शन नहीं होता, तो अपने सारे बेग बस्ते को उठा के वो पुनः अपने घर की ओर लौट जाते हैं, और उन्हें जीवन भर कुछ ऐसे काम को करना पड़ता है जहां योग्यता होते हुए भी उनको वो करना पड़ रहा है, और बुरे हालात में वो जूझते हैं। लेकिन ये संस्था की फेलियर है, हमारे डेमोक्रेसी का फेलियर है, और हमारी सरकार की नाकामी है कि ऐसे लोग जो धूर्त हैं, धूर्त प्रवृत्ति के हैं, वो संस्थाओं में प्रवेश कर जा रहे हैं, और ये जब प्रवेश करेंगे तो निश्चित ही मोरालिटी सब कुछ सिस्टम खराब करेंगे, और ये दाग बढ़ता ही जाएगा। जब ये पुणे में बहुत इनका दिखावटीपन ज्यादा हो गया तो इनको ट्रांसफर किया गया, और जब ये केस बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया और सब मीडिया में जब आने लगे तो इनको पुनः लवासना जहां ट्रेनिंग सेंटर है वहां बुला लिया गया। लेकिन आज 19 जुलाई 2024 को यूपीएससी ने प्रेस रिलीज करके इनकी जो कैंडिडेट जो सदस्यता थी, है ना, ये अंतिम रूप से जो चयन हुए थे 2022 में, इनको हटा दिया गया है। इनकी जो सदस्यता है मान के चले कि रद्द कर दिया गया है। अब ये आईएएस नहीं रहेंगी, और साथ ही साथ यूपीएससी ने यह भी बता दिया है कि अब ये कभी भी यूपीएससी में शामिल नहीं हो सकती। हालांकि इनका डेट जो है, एज जो है वो काफी आगे हो चुका है, तो शायद ये ऐसे भी नहीं हो पाती। और साथ ही साथ यूपीएससी ने इन पे एफआईआर भी कर दिया है, अब आपराधिक मामले में भी इनको ला दिया है। अब बात आती है कि आप एफआईआर करके, अपराध घोषित करके इनसे रिपोर्ट मांग के ही क्या करेंगे। ये देश की जनता को अलग तरीके से समझाने का एक तरीका है, पर सबसे सटीक बात यह है जो मीडिया में कभी आपको नहीं दिखाया जा रहा, इंपॉर्टेंट यह है कि यूपीएससी की प्रक्रियाओं में गलती है। लोकतंत्र में कहा जाता है कि सरकार को कम से कम कानून बनाने होते हैं और जागरूकता लानी होती है मोरालिटी की, और अलग अच्छे अच्छे जो गुण हो सकते हैं, मानक हो सकते हैं, उसको स्थापित करने की प्रयास करना चाहिए। लेकिन संस्थाएं अब एफआईआर करेंगी कि हम तुम्हें कर देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इनके प्रक्रियाएं तो देखें। एम्स ने इनको पीडब्ल्यूडी का जो सर्टिफिकेट इन्होंने दिया था उसके वेरिफिकेशन के लिए एम्स में बुलाया गया, 6 बार इनको बुलाया गया और ये नहीं आई। सबसे बड़ी बात तो 6 बार बुलाया ही नहीं जाता। दूसरी बात कि इनको बुलाया गया, उसके बाद ये नहीं आई तो यूपीएससी ने केस कर दिया। चलो यहां तक यूपीएससी सही है, लेकिन जब केस हुआ और वहां से जजमेंट आया कि इनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए, तो आकस्मिक तरीके से, रहस्यमय तरीके से इनका ट्रेनिंग पूरा करने के लिए इनको पुणे भेज दिया जाता है। यूपीएससी के इस प्रक्रियाओं के लिए यूपीएससी क्या करेगी? भले इन पर अगर केस चला दे, एफआईआर चला दे, वो जनता को केवल बुद्धू बनाने के लिए हुआ है, बाकी कुछ नहीं। इनकी प्रक्रियाओं में प्रॉब्लम तो है, और इसके लिए एक बड़े रिवॉल्यूशन की भी जरूरत पड़ सकती है इन फ्यूचर। आप इस इंपॉर्टेंट पहलू पर क्या विचार रखते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या यह नहीं हो सकता है कि आज तक की प्रक्रियाओं में यूपीएससी में कुछ लोग ऐसे चले गए होंगे इसी प्रक्रियाओं के साथ जो बहुत इधर उधर दिस डेट नहीं किए होंगे और वो आज कार्यरत हैं? ऐसा भी हो सकता है, और कई रिपोर्ट ऐसे आए हुए हैं। तो हमारे देश की संस्थाएं किस तरह से, क्या इसी तरह से चलती रहेंगी और योग्य लोग बाहर और अयोग्य लोग सिस्टम में जाते रहेंगे? हमें विचार करने की बहुत जरूरत है। क्या हम सबका जन्म केवल जनसंख्या के लिए, गणना के लिए हुआ है,
ये निश्चित ही बहुत ही दुखदाई और डेमोक्रेसी के लिए एक खतरनाक पहलू। और अभी की जो गवर्नमेंट है या इस प्रक्रियाओं से इस प्रकार की जब भी कुछ घटनाएं होती है चाहे किसी भी देश में, तो उस देश की गवर्नमेंट और उसकी पूरी संवैधानिक संस्थाओं पर एक बहुत बड़ा दाग, एक बहुत बड़ा प्रश्न सूचक चिन्ह जरूर लगता है। तो कमेंट में जरूर बताइए। अगले वीडियो में किसी इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।